कल आर्ट एंड कल्चर की बात में हम लोगों ने वैदिक पीरियड की बात की थी। वैदिक पीरियड के बाद हमारा जो पीरियड अब जो जिस पे हम डिस्कस करने चर्चा करने जा रहे हैं वो लेटर वैदिक पीरियड है। वैदिक पीरियड में आप लोगों ने देखा कि हमारे पास ऋग्वेदा है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ऐसे हमारे पास जो है 4 वेदास हैं, उसके साथ-साथ हमारे पास ब्रह्मणास हैं। ब्रह्मणास के बाद आर्यनकाज हैं, उपनिषद हैं और ये सारी चीज़ें वैदिक लिटरेचर का पार्ट मानी जाती हैं। लेकिन और ऋग्वेदा उस समय सोर्स ऑफ नॉलेज था, मेनली वैदिक पीरियड में सोर्स ऑफ नॉलेज ऋग्वेदा था। उसमें सारी चीज़ें ऋग्वेदा से ही जो कुछ होता था लोग लेते थे। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बदलता चला गया, लोगों ने मैंने जैसे आपको बताया कि ब्राह्मणों ने उसके अंदर डिस्टॉर्शन काफ़ी पैदा करना शुरू किया, यानी कि जो कि अगर मान लिया जाए एक बार के लिए कि ऋग्वेदा जो है ईश्वर की तरफ से रिविलेशन से थी। जैसे बहुत सारी किताबें हैं, अल्लाह ने कहा भी है कि बहुत सारे सहीफ़े, बहुत सारी किताबें हमने उतारी हैं। तो बहुत सारी किताबें हैं, वो मान लिया जाए कि एक रिविलेशन ही है, तो भी उसके अंदर डिस्टॉर्शन करना शुरू किया, जैसे और किताबों में किया। क्योंकि हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने सिर्फ़ एक कुरान की ली है, बाकी चीज़ों की तो ली नहीं है। तो लोगों ने किया होगा, डिस्टॉर्शन किया होगा और ब्राह्मणों ने तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन किया। यानी जो पढ़ रहा है, जो चीज़ उसको जानता है, वही उसमें डिस्टॉर्शन भी पैदा कर सकता है उसमें। तो उसने काफ़ी डिस्टॉर्शन हुआ और उसकी वजह से लेटर वैदिक पीरियड जो है वो बिल्कुल एंटायरली जो मतलब ये कल्ट जो ये चीज़ थी वैदिक पीरियड वाली, उससे एकदम अलग हो गई। यानी कि काफ़ी इसमें चेंज हो गया। जो चीज़ें थी उसको ब्राह्मणों ने धीरे-धीरे करके बदल दी और अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें गढ़ ली। उसकी वजह से पूरा वैदिक मतलब लेटर वैदिक पीरियड में जो-जो चीज़ें हुई, जो आडंबर हुए और बहुत ही रिजिड क्लासिफिकेशन कर दिया रिलिजन का, इसका वर्ण का सिस्टम का। और ये रिजिड क्लासिफिकेशन की वजह से और जो ब्राह्मणों ने डिस्टॉर्शन मचाया, जो कहानियाँ मचाई, मतलब कुछ भी कर रहे हो तो ब्राह्मण जो है उसको बुला रहे हैं, कोई भी चीज़ और एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एरिया वाइज़ एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा है। जो प्रजा है उसका दुनिया भर का मतलब जो कॉमन मैन है उनका हर तरह से खुदा का डर दिखा के, भगवान का डर दिखा के और नर्क और स्वर्ग का डर दिखा के और इन लोगों ने एकदम रिएक्शन मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू किया। अच्छा, इनके खिलाफ कोई बोल रहा है, अगर कोई नीची जाति का आदमी का बहुत एक्सप्लॉइटेशन, अगर वो बोल रहा है तो उसको तो वैसे ही मृत्युदंड। उसका तो ये है कि अगर ब्राह्मण से कोई छू ले तो अछूत। ब्राह्मण मतलब उसको सोसाइटी से बाहर कर रखा है उसको और उसको नॉर्म्स बना दिए सोसाइटी की कि अगर वो उसके खिलाफ कोशिश भी कर ले तो जा नहीं सकता। क्योंकि अगर वो जाने की कोशिश की तो उसको या तो मार दिया जाएगा या उसके साथ कुछ मतलब ऐसी चीज़ की जाएगी, कोई उठ नहीं सकता। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कहानी थी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन इन्होंने करा और इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया कि मतलब जो उस समय की कॉमन लोग थे वो एकदम बुरी तरह से मतलब पिसे हुए थे बहुत ज़्यादा। तो उसके रिएक्शन में कुछ लोगों को उतरना पड़ा और वो जो चीज़ें थी उनके खिलाफ लोगों को उतरना पड़ा। रिएक्शन में 2 धर्म निकल के आए सामने, एक बौद्धिज़्म, दूसरा जैनिज़्म। ये दोनों धर्म जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के धर्म हैं। और ये जो रिएक्शन एक तरह से इन्होंने रिएक्शन किया है, ये रिएक्शन धर्म है। किसके रिएक्शन है, किस चीज़ का रिएक्शन किया इन्होंने? ये जो ब्राह्मणिकल कल्चर था, इसी के खिलाफ ये लोग निकल के आए हैं, बौद्धिज़्म और जैनिज़्म। इनको हेटेरोडॉक्स जो है भी कहते हैं। हेटेरोडॉक्स मतलब रिलीजन है या हेटेरोडॉक्स जो है फिलॉसफीज़ हैं। तो ऐसी भी 2 फिलॉसफी जो कि ट्रेडिशनल फिलॉसफी, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी जो थी, उससे अलग थी। अलग तरीके की बात लेकर आए ये लोग। तो ये माना जाता है कि ये रिएक्शनरी रिलीजन थे, लेकिन ये रिएक्शन हुआ कैसे, क्या हुआ? उसके लिए लेटर वैदिक पीरियड को थोड़ा-सा हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे बौद्धिज़्म, जैनिज़्म। तो लेटर वैदिक पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट 1000 बीसी तक का पहले जो है वो 1000 बीसी से पहले वाला जो पीरियड है, उसको तो वैदिक वैदिक पीरियड कहते हैं। लेकिन 1000 बीसी से लेकर और 600 बीसी तक का जो पीरियड है, यानी इसको हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। ये जो पीरियड है, इसके अंदर ज्योग्राफिकल एरिया कौन-सा है, कहाँ पे ये होता था, बातें वही हैं सारी। ज्योग्राफिकल एरिया क्या है? ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड आर्यन सेटल उन्होंने किया नॉर्थ इंडिया में लगभग, ठीक है? इसको आर्यवर्त कहते थे। आर्यवर्त में पहले इंडिया का नाम आर्यवर्त भी आप लोगों ने सुना होगा कि आर्यवर्त भी नाम है एक। महाभारत काल में जिसको आर्यव्रत भी कहते थे, ठीक है? तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया में सेटल हो गए थे आर्यन्स, ठीक है? लेटर वैदिक पीरियड में। और यहाँ पे सेंटर ऑफ कल्चर जो है वो शिफ्ट हो गया था कहाँ पे? जहाँ पहले सरस्वती थी तो अब गंगा में शिफ्ट हो गया। अब ये लोग जो है आप देखेंगे ब्राह्मण में उनमें महाभारत में जो गंगा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, ठीक है? गंगा को बहुत ज़्यादा
इसको मध्य देश कहा गया है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये जो नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट है, आपने हस्तिनापुर नाम सुना होगा, आपने इंद्रप्रस्थ नाम सुना होगा, आपने ये सब नाम जो है सारे आप दिल्ली के आसपास और इधर नॉर्थ इंडिया के हैं, ठीक है। आपका हरियाणा कुरुक्षेत्र है, हरियाणा, तो हरियाणा के इधर वाला पार्ट जो है, हरियाणा से लेकर दिल्ली से लेकर और यूपी तक, इधर बिहार तक, ये पूरा एरिया जो है ये डेवलप हुआ है इस टाइम, ठीक है। यानी इंडस वाला पार्ट छोड़ के ये लोग गंगा की तरफ चले गए। अब गंगा को पवित्र मानना शुरू किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे और नदियों के भी नाम आए, जैसे नर्मदा है, नॉर्थ आप जाओगे साउथ में तो नर्मदा दिखेगी दिखेगी। उसके अलावा गंडक का भी नाम आया हुआ है, ठीक है। सदा नीरा, सदा नीरा गंडक को कहते हैं। गंडक कहाँ पे है? गंडक याद करो, बिहार वाली, ठीक है। उसके बाद चंबल, चंबल आप देखिए साउथ में जाएंगे चंबल भी दिखेगी। तो चंबल, कोसी, ये सब मैंने आपको पहले बता रखा है। तो ये रिवर भी मेंशन होने लगी, क्योंकि अब ये इधर बढ़े तो इधर इन्होंने ये रिवर देखी, तो यहाँ पे ये भी मेंशन है लेटर वैदिक पीरियड में। और द एक्सपेंशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स द ईस्ट इज इंडिकेटेड इन अ लीजेंड ऑफ, कहाँ पे ये लिखा हुआ है? सतापाथा ब्राह्मणा, सतापाथा ब्राह्मणा में आप देखोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि लोग ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब उधर से माइग्रेट होकर, ठीक है, विद्या महायास महावा से मधवा से माइग्रेट होकर इधर ये यानी सरस्वती रीजन से माइग्रेट होकर ये लोग जो है सदा नीरा की तरफ जा रहे हैं। सदा नीरा मतलब ये गंडक रिवर की तरफ जा रहे हैं, और कहाँ पे पहुँच रहे हैं? ये मतलब बिहार तक का इनका फैलाव हो गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे दिखाई देता है। उसके अलावा जो है अभी आप देखोगे तो ये मतलब पूरा जो डेवलप करेंगे तो डेवलप करते टाइम ये आपका इनकी जो वो है अफ़गानिस्तान से लेकर, यानी जब महाजनपद वगैरह बनेंगे तो अफ़गानिस्तान से लेकर और बिहार तक, बंगाल तक चले जाओ आप, वहाँ तक जो है इन्होंने अपना राज फैलाया हुआ था लगभग, यानी बिहार तक मेन थे। तो ये है, इसमें जो है बहुत धीरे-धीरे करके जनपद डेवलप हुए, जनपद डेवलप होने के बाद महाजनपद डेवलप हुए। तो ये काशी-वाशी ये सब जो आप सुनोगे बहुत सारे अभी आएगा। तो महाजनपद जो है वो 16 महाजनपदों में ये डेवलप हो गए थे बाद में। तो आर्यव्रत पूरे नॉर्थ इंडिया को कहते थे, मध्य देश सेंट्रल इंडिया को कहते थे, और दक्षिणापात जो है साउथ इंडिया को कहते थे। ये थोड़ा-सा दिमाग में रखिएगा। 3 ब्रॉड डिवीजन इंडिया का था। नॉर्दर्न इंडिया को आर्यव्रत कहते थे, मध्य देशा सेंट्रल इंडिया को कहते थे, और दक्षिण पात जो है वो साउथ इंडिया को कहते थे। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मतलब ज्योग्राफी हमें समझ में आई कि ये कहाँ से कहाँ तक है। पहले इंडस वैली में थे, वहाँ से शिफ्ट होकर ये लोग हरियाणा टू दिल्ली होते हुए नॉर्थ इंडिया में बिहार तक पहुँचे हुए हैं, ठीक है। ये पीरियड, ये लेटर वैदिक पीरियड के लोग हैं जो जहाँ पे रह रहे हैं। यानी शिफ्टिंग हो गई गंगा वैली में, गंगा को पवित्र मानना शुरू किया। आप वहाँ भी देखेंगे कि महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है कि ये गंगा का पुत्र है। इस तरह की स्टोरीज बनानी शुरू किया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी देखें आप यहाँ की, तो लार्ज किंगडम्स एंड द स्टेटली सिटीज मेड देयर अपीयरेंस इन द लेटर वैदिक पीरियड। देखिए पहले क्या होता था कि वैदिक पीरियड में गांव धीरे धीरे डेवलप हुए थे, जनपद डेवलप हुए थे। कोई बहुत बड़ा जनपद, महाजनपद नहीं डेवलप हुआ था। मतलब छोटे मोटे राजा वाजा हुआ करते थे, मतलब कुछ विलेज लोग जो है इकट्ठे होकर एक सिटी टाइप से बनाने लगे थे, थोड़ा विलेज का क्लस्टर बनने लगा था। लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा महाजनपद नहीं था। 10 राजन वार की बारे में बात आती है कि मतलब राजा डेवलप हो गए थे, होने लगे थे, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा जनपद कोई नहीं था कि बहुत बड़ा हो। लेकिन वैदिक पीरियड के बाद का जो पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड, इसमें महाजनपद डेवलप होने लगे, बड़ी बड़ी सिटीज़ डेवलप होने लगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने लगी, ठीक। गवर्नमेंट मशीनरीज जो हैं वो भी बड़ी होने लगी, ठीक है। सिविल फंक्शनरीज ऋग्वेदा के अंदर जो है, और आप देखिए पुरोहित वगैरह का इंस्टीट्यूशन था। इसमें और लोग आ गए, टैक्स कलेक्टर हो गया, रॉयल हर्डर हो गया, उसके अलावा आपका क्या नाम है, कैशियर वगैरह हो गए, ठीक है। चैम्बरलिन, मतलब इस तरह का जो है बहुत सारे नए इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए। अब इनके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये किस ऑफिसर को कहते हैं। जैसे पुरोहित कौन होता था,
तो पुरोहित मैंने बता दिया, वो जो प्रीस्ट होता था जो कि सब सारे वो देता था। उसके बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, भागा दूहा। भागा दूहा किसको कहते थे? भागा दूहा दुधवा जो है, भागा दूधा जो है, ये कहा जाता था कलेक्टर ऑफ द टैक्स। ये मैच द फॉलोइंग करके आया हुआ है, ये आई थिंक 2017 में पूछा हुआ है। 2017 में या 19 में देख लेना एक बार, पूछा हुआ है कि भागा दूधा जो है वो किसको कहते थे? कलेक्टर ऑफ द टैक्स को कहते थे। आई थिंक जल्दी ही पूछा हुआ है, 19 में पूछा हुआ है। सुता सारथी, सुधा सारथी जो है रॉयल हर्डर को कहते थे, चैट्रियट होता था वो। उसके अलावा आपका छतरी, ये जो है आपका वो खस्त्री, खस्त्री ये जो है चैम्बरलेन होता था। उसके अलावा जो है चैम्बरलेन, और उसके अलावा जो है आपका ये एक अक्षावापा जो है ये कोरियर होता था। मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनके नाम हैं, ये क्या-क्या काम हैं इनके वो देख लीजिएगा। इसमें अ, मतलब कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ फंक्शनरीज़ और भी चीज़ें, कुछ फंक्शंस और डेवलप हो गए। मतलब कलेक्टर ऑफ टैक्स से लेकर यानी टैक्स वगैरह का कलेक्शन शुरू हो गया। जो बड़ी-बड़ी इनके पास वो हुआ करती थी, मतलब गाय वगैरह जो होती थी पूरा, तो उनको सरपाली करने वालों के लिए पूरा मतलब उसका इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। तो इस तरह से मतलब कोई चीज़ इधर से उधर पहुँचाने के लिए भी उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बना दिए। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन उन्होंने डेवलप कर दिए। उसके बाद में जो है रत्न भी डेवलप हुए, ठीक है? उसके रतिन्नाज़ कहा कहते हैं। ये जो है आपका सारा ये 12 इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। ये जो है आपका 12 इंस्टीट्यूशन, ठीक है? सतापाथा ब्राह्मणा के अंदर दिया हुआ है कि ये 12 मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, ये 12 लोग हैं जो इसको इस इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। अब ये आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपके, और वैसे भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ना इनको कम से कम 2-4 बार, 5 बार पढ़ लीजिएगा। जैसे पुरोहित प्रीस्ट को कहते थे, ठीक है? महिषी, महिषी क्वीन को कहते थे, ठीक है? युवराज जो है क्राउन प्रिंस होता था। सुता या सारथी या रॉयल हर्डर, हेराल्ड या चैट्रियट होता था। सेनानी जनरल होता था, ठीक है? सेनानी कहते थे जनरल को जो कमांडर होता था। ग्रामीणी होता था हेड ऑफ द विलेज, ठीक है? और छता, छाता एक गेटमैन होता था ये, ठीक है? आपका छाता। उसके अलावा आपका ट्रेज़रार होता था, उसको बोलते थे संग्राहित्री। उसके अलावा भागादूहा वही कलेक्टर ऑफ द टैक्स होता था। उसके अलावा आपका अशा अक्षावापा ये जो होता था, ये कोरियर होता था। उसके अलावा पालागाला ये फ्रेंड ऑफ द क्या नाम है किंग होता था। उसके अलावा कार्ता, तो गोविकारता ये जो है हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता था। तो ये एक कुछ 12 जो है, ये कहाँ मेंशन है? ये आपका सतपाथा ब्राह्मणा के अंदर मेंशन है कि ये उस समय के इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे। तो इसमें से कभी-कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। ये चीज़ कल्चर का भी पार्ट है, क्योंकि पता होना चाहिए कि कौन क्या हुआ करता था उस समय, किसका क्या काम था, और ऐसा यूपीएससी भी पूछ रहा है। तो ये पीसीएस में भी इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी में भी इम्पोर्टेंट है। कई बार 2019 वगैरह में 17 में भी पूछा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये वाला पार्ट आप याद कर सकते हो, ठीक है? इसको 2-4 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप आइडेंटिफ़ाई कर सको अगर वहाँ हो, ये नहीं कि रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है उतनी। लेकिन अगर आ जाए तो कम से कम मैच कर सको कि हाँ, ये इसका मतलब था, वहीं पढ़ रखा है, ठीक है? हाँ, और उसके अलावा अधिकारिता, अधिकारिता जो है बाकी है तो देख लिया आपने, स्थापति वगैरह ये सब, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन। और सतापति जो है ग्रुप ऑफ 100 विलेज का वहाँ पे जो वो है। मतलब एक तरह से ये सारे जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका आप नाम देख लीजिएगा। और विलेज का ऑफ़िशियल होता था, उसको अधिकारिता कहते थे। उगरस, उगरस जो है उपनिषद के अंदर मेंशन है, ये पुलिस ऑफ़िशियल होता था, उगरस। तो ऐसे ये जो वर्ड्स मेंशन है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है सारे, ठीक है? तो पॉपुलर कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द किंगडम वाज़ एक्सरसाइज्ड थ्रू द सभा समिति। यहाँ सभा समिति होती थी, जैसे कि ऋग्वेदा में भी होती थी। तो यहाँ पे सभा समिति यहाँ भी है वही चीज़, ठीक है? और तो ये वाला पीरियड जो है, इसमें ये कुछ पार्ट जो ऊपर वाला मैंने बताया, इससे क्वेश्चन सीधे-सीधे पूछा हुआ है। उसके अलावा किंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था यहाँ पे क्रिमिनल लॉ वगैरह में जो है। अगर किसी को भी जैसे एम्ब्रियो या होमिसाइड करें या मर्डर, ब्राह्मण ब्राह्मण का मर्डर कर दें या इस तरह की चीज़ें, ये सब जो है बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था। पर्टिकुलरली उस गोल्ड को स्टील करना या क्या नाम है ड्रिंकिंग शुरा वाज़
रिगार्ड एज़ सीरियस क्राइम। तो ये सारी जो है सीरियस क्राइम होते थे। ट्रीज़न जो है कैपिटल के साथ ये भी ऑफ़ेंस होता था। तो ये माना जाता है कि अगर आपने किसी भ्रूण हत्या की है, किसी बच्चे को मार दिया है, उसके मतलब एम्ब्रियो को ही खत्म कर दिया है या होमिसाइड कर लिया है, ठीक है? या इसी तरीके से मतलब अपने घर में वालों में किसी को मार दिया है, फ्रैट्रिसाइड हो या मैट्रिसाइड हो या कुछ भी, तो वो भी ब्राह्मण को मारना, ये सब बहुत सीरियस क्राइम माने जाते थे। गोल्ड चुराना, ठीक है? दारू शराब पीना, ये सब जो है क्राइम में की कैटेगरी में आ गए। सोसाइटी जो थी, जैसे-जैसे टाइम पास हुआ, इसमें जो है यजनाज़ को बहुत ज़्यादा एलिब्रेट किया गया। यजनाज़ मतलब होती थी जो रिचुअल्स होते थे, उसको बहुत ज़्यादा क्षत ब्राह्मणों ने जो है लर्नमैन जो ब्राह्मण होते थे, उन्होंने धीरे-धीरे इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी शुरू की, ठीक है? बहुत ज़्यादा, ठीक है? दूसरा एक ग्रुप डेवलप हुआ, ब्राह्मणों का ही पहले वर्चस्व था, उसका वो ग्रुप हुआ जो है जिसने टेरिटरीज़ वगैरह जीतनी शुरू की, एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया, वो था क्षत्रिय। उसके अलावा एक सेपरेट क्लास बन गई वैश्य, वैश्य पूरी क्लास बन गई और ये लोग जो है बिज़नेस वगैरह करते थे। उसके अलावा जो नॉन आर्यन्स होते थे, नॉन आर्यन्स यानी जो ऊपर कैटेगरी में नहीं है, वो सब शूद्रास की कैटेगरी में हो गए, उनको गुलाम के तौर पे ट्रीट करना शुरू किया इन लोगों ने, ठीक है? तो ये डिवीज़न जो है पहले रिजिड नहीं था लेकिन धीरे-धीरे करके एक गोत्र बना दिया गया और आश्रम वगैरह ये सब धीरे-धीरे रिजिड हो गया, ठीक? और इन्होंने 4 आश्रम को भी रिजेक्ट करने की कोशिश की, 4 वर्ण को भी रिजेक्ट करने की कोशिश की और 4 वो जो है इन्होंने वही क्लासिफ़िकेशन है 4 आश्रम, 4 वर्ण और 4 जो है पुरुषार्थ। तो 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये पता चल गया। 4 आश्रम कौन से हैं? मैंने बताया था उस दिन ब्रह्मचार्य या विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और संन्यास जीवन। ब्रह्मचार्य जीवन कहते हैं विद्यार्थी जीवन को भी, ठीक है? तो ये 4 आश्रम बनाते हैं, स्टेजेस ऑफ लाइफ इन्होंने डिवाइड किए। 4 जो है ये जो है उसके बाद ये कहाँ पे है? हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो चारों आश्रम हैं, ये कहाँ पे लिखे हुए हैं? तो ये आपका जबाला उपनिषद के अंदर लिखे हुए हैं, जबाला उपनिषद, ठीक है? इसको याद रखेंगे कि जबाला उपनिषद में लिखे हुए हैं। उसके अलावा आश्रम जो है, ये ये फ़ॉर्म किए गए क्या करने के लिए? 4 पुरुषार्थ को पाने के लिए। ये आश्रम वगैरह है, किसको पाने के लिए है? 4 पुरुषार्थ को पाने के लिए। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ जो है वो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन जब हम फिलॉसफी पढ़ रहे थे तब। वुमेन के स्टेटस और डिक्लाइन हुआ, यहाँ पे वुमेन को और ज़्यादा नीचे दबाया गया, ठीक है? और यहाँ पे जो है एक ब्राह्मणा है, ठीक है? जिसको बोलते हैं ऐत्रेया, ठीक है? ऐत्रेया ब्राह्मणा। ऐत्रेया ब्राह्मणा के अंदर साफ-साफ लिखा हुआ है कि डॉटर इज़ द सोर्स ऑफ मिज़री एंड सन इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली, साफ-साफ लिखा हुआ है। तो अत्रेया ब्राह्मणा के अंदर यानी और लड़की को कहा गया है कि ये जो है सोर्स ऑफ मिज़री है, आपकी जो दुःख है उसकी वजह है और जो है सन जो है वो प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली यानी सन को ज़्यादा वैल्यू दी गई है और औरत को धीरे-धीरे डिक्लाइन किया गया है यहाँ पे कि मतलब औरत जो है वो तो मिज़री का सोर्स है, ठीक है ना? दुःख का सोर्स है, ठीक है? तो ये है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द आपका ये क्या नाम है मैत्रेयानी संहिता के अंदर बुराई, मैत्रेयानी संहिता ये सब आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको पता रहे नॉलेज। मैत्रेयानी संहिता के अंदर जो है 3 बुराई बताई गई है। एक बुराई है लिकर, दूसरी है वुमेन और तीसरा है डाइस। ये 3 बुराइयाँ यानी वुमेन को एज़ अ एविल देखा गया है, ठीक है? तो 2 मोनोगैमी अ मैन हैविंग वन वाइफ वाज़ आइडियल बट पॉलीगैमी जो था वो प्रेवलेंट था, ऐसा नहीं है। आप उस समय के पीरियड में आप देखें तो पॉलीगैमी बहुत ज़्यादा था, मोनोगैमी ज़्यादा था लेकिन मतलब मेनली प्रेफ़रेंस मोनोगमी ही होती थी ज़्यादातर। लेकिन पॉलीगैमी यानी एक आदमी कई-कई शादियाँ करता था, ये भी बहुत फ्रीक्वेंट था और ये आप कहीं भी देख सकते हैं। आपने पहले के पीरियड में पॉलीगैमी बहुत आम थी। उसमें आप महाभारत में देखिए तो क्योंकि कल्चर को दिखाती है ना चीज़ें, तो आप देखें या रामायण में देख रामचरितमानस रामायण कहीं भी देख लीजिए आप तो आपको दिखेगा मतलब ये चीज़ें। जैसे राजा दशरथ की 3 वाइफ़ थीं, है ना? सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या 3 वाइफ़ थीं। उसी तरीके से जो है आपका कृष्ण के भी 4 तो पटरानियाँ ही थीं, है ना? उसके अलावा पता नहीं कितनी रानियाँ। तो वो भी थीं। उसके अलावा आप देखोगे कि अर्जुन है तो उसके भी मतलब बहुत सारे हस्बैंड हैं। तो वो उनके पांचाली के अर्जुन ने भी कई सारी शादियाँ की हुई थीं। एक तो उनकी वाइफ़ ही थी, उसकी बहन ही थी शायद कृष्ण ने जो बहन बना रखी थी, उसको भी लेकर भाग गए थे, है ना? उससे प्रेम विवाह कर लिया था। और गंधर्व विवाह। उसके अलावा जो है उसके अलावा जो भी शादियाँ पांचाली से थी ही,
और ऐसे-ऐसे बहुत सारी शादियाँ लोग करते थे, पॉलीगैमी थी। और ऐसे मतलब एग्ज़ाम्पल्स भी मिलते हैं और ऐसी बातें जो है उनके उपनिषद वगैरह में भी इसमें ब्राह्मणास में भी मिलती हैं। वुमेन वाज़ प्रोहिबिटेड टू अटेंड द पॉलिटिकल असेंबलीज़, वुमेन को मना कर दिया गया था कि आप पॉलिटिकल असेंबलीज़ अटेंड नहीं कर सकती, ठीक है ना? और वुमेन को एक तरह से शूद्र की कैटेगरी में रखने लगे थे, ठीक है? और यज्ञवाल्क्य गार्गी डायलॉग ये जो है आपका ये इंडिकेट दैट सम वुमेन हैड गॉट हायर एजुकेशन। अच्छा, इसमें एक गार्गी डायलॉग है यज्ञवाल्क्य में, या ये जो है आपका वृह ये क्या नाम है, बृहदारण्यका उपनिषद के अंदर एक डायलॉग है, गार्गी डायलॉग के नाम से जानते हैं। उसमें वुमेन जो है वो एक डायलॉग कर रही है, किसी से बात कर रही है, जो कि थोड़ा इंटेलेक्चुअल बात है। तो वो माना जाता है कि कुछ वो औरतें जो होती थी जिनको हायर एजुकेशन भी मिला था, लेकिन बहुत ही कम और रेयर औरतें होती थी जिनको मिला हुआ था, ठीक है ना? उसके अलावा टाइप ऑफ हिंदू मैरिज या विवाह जो है उन्होंने इतने कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रखे थे कि ब्राह्म विवाह कहते थे, गिविंग गर्ल टू द मैन विदाउट डाउरी। अगर अगर कोई इंसान बिना डाउरी के, ठीक है, बिना डाउरी लिए या बिना डाउरी दिए अगर शादी हो रही है तो इसको बोलते थे ब्रह्म विवाह, ठीक है। उसके बाद होता था देव विवाह। देव विवाह, आवाज़ आ रही है ना मेरी? ठीक है। देव विवाह जो होता था उसमें प्रीस्ट को ही मतलब गिविंग द गर्ल टू द प्रीस्ट, ठीक है, हिमसेल्फ इन द लिवाइव ऑफ हिज फीस, यानी प्रीस्ट ही को और लड़की को दे दो उसकी फीस के तौर पर पहले, ठीक है। तो ये भी बड़ा था। पहले तो ये था कि क्या नाम है, वो अपनी फीस के तौर पर किसी लड़की को लिए ले रहा है। फिर ये हुआ कि शादी कराया उसने, अब वो पहले जाएगी ब्राह्मण के पास, उसके बाद जाएगी यानी प्रीस्ट के पास, उसके बाद जाएगी अपने हस्बैंड के पास। तो ये सी भी फीस के तौर पर। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है भी प्रिवेल कर गई थी बाद में, मतलब लेटर टाइम पे। उसके अलावा आपका अर्श विवाह होता था, जिसमें क्या होता था कि अगर कोई अपनी लड़की की शादी कर रहा है ब्राइड प्राइज़ लेने के बाद, यानी पैसे ले रहा है, उसके बाद शादी कर रहा है। ऐसा भी कई जगहों पे आम है, बंगाल वगैरह में होता है, जिसमें लड़कियाँ की फैमिली जो है वो पैसे लेती है, यानी ब्राइड प्राइज़ लेती है। कई ऐसे कुल हैं उसमें जी। उसके अलावा प्रजापति विवाह, इसमें ये होता था कि गर्ल की शादी होगी आदमी से विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइड प्राइस, उसमें ब्राइड प्राइस नहीं होगा, ठीक है ना? उसमें ब्राइड प्राइस नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा जो है आपका दिया जाएगा, इसको प्रजापति विवाह कहेंगे। उसके बाद गंधर्व विवाह होता था, लव मैरिज को कहते थे। असुरा विवाह होता था, इसमें लड़की को खरीद कर शादी की जाती थी, यानी मैरिज विद अ परचेज गर्ल, उसमें पैसा देकर खरीद कर फिर शादी की जाती थी। राक्षस विवाह कहते थे कि डिफीटेड जो किंग होता था, राजा जो होता था या किडनैप करा जाता, किसी लड़की को किडनैप किया गया है, उससे शादी की गई, उसको राक्षसा विवाह कहते थे, ठीक है? अ उसके अलावा पिशाच विवाह होता था, यानी इसको भी मैरिज की कैटेगरी में लेकिन इन लोगों ने रख रखा था, यानी क्राइम नहीं मानते थे। किसी लड़की का रेप कर दिया, सेडिशन किया उसको, और ये सब क्राइम नहीं है, ये इस तरह की भी विवाह हो जाएगा, ठीक है ना? इसको बोलते थे पिशाच विवाह। तो ये सारी विवाह मतलब ये सब विवाह के रूप इन्होंने बना रखे थे और ये सब क्राइम के यानी वुमेन के साथ कुछ भी हो रहा है तो दैट इज़ नॉट अ क्राइम, ठीक है? एक तरह से ये हो गया। उसके बाद में आपका अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, 2 विवाह होते थे, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अनुलोम विवाह होता था, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या होते थे? अनुलोम विवाह जो होता था, मैरिज बिटवीन द ब्राइड ग्रूम फ्रॉम द अपर कास्ट, जो ब्राइड ग्रूम है यानी दूल्हा है वो अपर कास्ट का है और जो ब्राइड है वो लोअर कास्ट की है, तो इसको बोलते थे अनुलोम विवाह, ठीक है। और प्रतिलोम विवाह होता था अगर रिवर्स हो जाए अनुलोम का, यानी कि अगर वुमेन वो अपर कास्ट की हो जाए और जो मतलब मेल है वो लोअर कास्ट का हो तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको वो लिया जाता था। उसके अलावा 16 संस्कार इन्होंने बनाए थे। मैंने आपको बताया था कि 16 संस्कार बनाए थे। अब यहाँ पे 16 संस्कार में क्या है, यानी बच्चा पैदा होने से पहले ही गर्भदान होता था। गर्भदान जैसे बच्चा पेट में आया तब से शुरुआत हो गई, ठीक है? गर्भदान कर रहे हैं, ठीक है? सुहाना कर रहे हैं, उसके अलावा दुनिया भर की मतलब चीज़ें इन्होंने कर रखी थी। तो इसका इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको पढ़ना होगा तो आप देख लीजिएगा। इसमें विवाह वगैरह कुछ भी कर रहे हैं मतलब 16 संस्कार जो है क्या नाम से लेकर यानी मर गया जब वो उसकी अंत्येष्टि हो गई, मर गया, उसकी जो है तो उसमें भी तो अब ये 16 संस्कार क्यों बना रखे कि एक ज़िंदगी में मैंने आपको बताया था ये, कि एक ज़िंदगी में 16 बार, ठीक है, नामकरण होती है ना? सब नामकरण वगैरह सब है इसमें, ठीक है? आपका जता कर्मा है, नामकरण है, कुछ मतलब दुनिया भर की चीज़ें, विवाह है, ठीक है? वो क्या नाम है आपका जो है अनिष्टि है, सब चीज़ें यानी
पैदा होने यानी गर्भ में आने से लेकर और मरने तक की 16 इन्होंने संस्कार बना दिए थे। अब ये संस्कार बोलते हैं 16 संस्कार करने से इंसान मतलब पवित्र हो जाता है, यानी वो उसको मुक्ति मिल जाती है, सारी इन्होंने कहानियाँ बना दी ब्राह्मणों ने। अब 16 संस्कार बनाने की उनको ज़रूरत क्या थी? भैया 16 बार प्रीस्ट को बुलाओगे तो 16 बार दान दक्षिणा और सब चीज़ें मिलेंगी ना, तो इन्होंने अपना पूरा बिज़नेस बना लिया था। यानी हर इंसान को 16 बार तो ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। आप सोचिए कि 16 टाइम ये बिज़नेस कर रहे हैं और अच्छा खासा ये दान-वान लेके जाते थे। यहाँ तक कि आप महाब्राह्मणों के बारे में आपने सुना होगा कि अंत्येष्टि में जब वो मर जाता है कोई आदमी तो उनको भोज करवाते हैं लोग। अगर गाँव में आप जो लोग रहे हैं वो जानते होंगे कि महापंडित को बुलाया जाता था। महापंडित होते हैं मोटे-मोटे पेट वाले, बहुत बड़े पेट होते हैं उनके। वो महापंडित होते हैं और वो चिल्ला-चिल्ला के खाते हैं, खूब चिल्लाते हैं और लाओ और पैसा मतलब ये माना जाता है कि अगर ये खा रहे हैं तो इनका वो लोग मानते हैं ऐसा, तो यानी कि उनको मिक्ति मुक्ति मिल रही है और उनको वहाँ पे खाना मिल रहा है, कहाँ पे? ये इन्होंने ये बना रखा था। तो ये लोग क्या करते थे मृत्यु भेज खाते, तो ये लोग चिल्ला-चिल्ला के खाते हैं। कई बार वो फिर रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो उसके बाद वो नहीं खाते हैं और जब नहीं खाते हैं तो फिर वो उनको मनाने के लिए कोई कार दे रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई बाइक दे रहा है कि भैया खा लो, ठीक है? इस तरह की चीज़ें होती हैं, यानी उनको पैसे दो तब वो खाते हैं, ठीक है? वैसे नहीं खाते हैं। माने मोटा-मोटा पेट होता है, खूब खाते हैं, लेकिन वो खाने के लिए भी पैसे लेते हैं। अगर आप इतना पैसा दोगे तो खाएँगे, गाड़ी दोगे तो खाएँगे, कहीं-कहीं तो बहुत ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं, जो अमीरों के घर चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप लोग शायद सुना हो आप लोगों ने, जानते हो आप लोग कि महापंडित लोग ऐसा करते हैं। सुना है आप लोगों ने? हाँ? नहीं सुना? हाँ? नहीं सुना? अरे यार तुम्हारे यहाँ महापंडित नहीं खिलाते, हमारे यहाँ तो बहुत लोग आम हैं। मतलब जो मतलब हिंदू लोगों के यहाँ पे बड़ा आम है कि महापंडित खिला दो। अब महापंडित खिलाने के मतलब ये है कि वो महापंडित मतलब जो बहुत ज़्यादा पेट वाले होते हैं, भै भै एकदम मोटे-मोटे से आप देखोगे तो वो अलग ही दिखते हैं और वो खूब खाते हैं। उनका छोटा बच्चा भी खूब मोटा होता है, वो खूब खाता है और पैसे ले लेकर चिल्लाते हैं, खूब चिल्लाते हैं वो, पैसा लाओ, ये लाओ, वो लाओ और खूब खाएँगे। तो महा खिलाना, कभी देख लेना उसपे नेटवर्क पे देखना तो मिलेगा आपको। तो ये सारा इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी कि हर तरह के पंडितों की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे उसके परिवार का, उससे भी खा रहे हैं और उससे पहले जब गर्भदान वो गर्भ में आया तभी से गर्भदान करो। गर्भदान मतलब उसका भी दान करो। तो इतना दान, इतना पुण्य और उसके बाद में विवाह में आपको पता ही है हर जगह आपको ब्राह्मण पंडित बुला के और जो है करना है। तो 16 संस्कार बना के इन्होंने अपना तगड़ा बिज़नेस इस समय क्रिएट किया। आप समझ रहे हैं ना कितना डिस्टॉर्शन क्रिएट करा है इन्होंने, वुमेन की कंडीशन को नीचे लेकर चले गए और उसको वर्ण सिस्टम को बहुत रिजिड कर दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वाला सिस्टम बहुत रिजिड कर दिया। मतलब कि बिल्कुल भी उठने नहीं दे रहे हैं उनको। ठीक है? इस तरह से चीज़ है। रिलिजन क्या था? जो अर्लियर था उसमें क्या था? डिविनिटी यानी इंद्र और अग्नि वगैरह को करते थे। अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है अ, अब दूसरे गॉड डेवलप हो रहे हैं। ठीक है? विष्णु हो गए, रुद्रा हो गए यानी महेश हो गए, यानी अब जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ब्रह्मा यूनिवर्स का क्रिएटर माना जाने लगा, प्रजापति ब्रह्मा जो कि यूनिवर्स का क्रिएटर है। विष्णु जो कि पालनहार है, जो कि चलाता है सबको, ठीक है? विष्णु जो है वो आपका पैट्रन गॉड है आर्यन्स का, विष्णु मेन गॉड है। उसके बाद रुद्र या महेश कहा जाता है इसको, इनको शिव को कहा जाता है। तो 3 इन्होंने बना दिए कैटेगरीज़। इन्होंने बोला सबसे बड़ा गॉड प्रजापति, ठीक है? सबसे बड़ा गॉड है ब्रह्मा, ठीक है? ब्रह्मा की जो पूजा करते हैं, ब्रह्मा सब कुछ सारी सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्मा है, ठीक है? उस समय। फिर जो पैटर्न करने वाला, जो चलाने वाला है, जो पालनहार है, वो है आपका विष्णु और जो डिस्ट्रॉयर है, जो खत्म करता है, मतलब मृत्यु देने वाला जो है, वो महेश है या शिव है। ये इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 कैटेगरी बना दी, वो इंद्र वगैरह की कहानी इन्होंने खत्म कर दी, ठीक है? और सबसे बड़ा जो गॉड है, वो ब्रह्मा को, प्रजापति को बना दिया, ठीक है? उसके अलावा आपका एक होता था पुशाना, पुशाना हु प्रोटेक्टेड कैटल इन द अर्ली वैदिक पीरियड नाउ बिकम गॉड ऑफ शूद्रास। अब जो पुशाना है, जो कि क्या होता था, माना जाता था कि ये एक गॉड होता था, छोटा-मोटा गॉड होता था किस चीज़ का? पशुओं वगैरह को प्रोटेक्ट करने का काम करता था। ये वैदिक पीरियड में इसको शूद्रास का गॉड बना दिया गया। शूद्र का गॉड ये है, ठीक है? इस तरह से इन्होंने किया, ठीक है? और उसके अलावा जो है आपका इसमें जो है और इन्होंने कुछ डॉक्ट्राइन्स वगैरह जैसे ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल, डीड, कर्म वगैरह की जो बात है, वो आपका बृहदरण्यका उपनिषद है। बृहदरण्यका उपनिषद के अंदर जो है ये इसमें ट्रांसमिग्रेशन, पुनर्जन्म की बात जो है कि जन्म होते हैं,
कर्म के हिसाब से, ये सब जो है कहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कहते हमने सुना है ना कि कर्म जैसा करोगे वैसा जन्म होगा, तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है? तो वो बृहदारण्यका उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? ये ऐसे कि ये मतलब जन्म की तरह से होता है, मतलब जन्म के हिसाब से आपका बर्थ होता रहेगा, कर्म के हिसाब से बर्थ होता रहेगा, सॉरी, जन्म होता रहेगा, कर्म के हिसाब से। एवरी सिंपल सेरेमनी ऑफ ऋग्वेदा गिव प्लेस टू एलिब्रेट सैक्रिफाइस, ठीक है, रिक्वायरिंग द सर्विस ऑफ एज मैनी एज 17 प्रीस्ट। कोई भी रिचुअल्स सोच लीजिए आप, कोई भी सेरेमनी ऋग्वेदिक पीरियड के मतलब लेटर ऋग्वेदिक पीरियड की, उसको एलिब्रेट किया गया और उन्होंने कहा कम से कम 17 ब्राह्मण, 17 ब्राह्मणों की सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी यज्ञ वगैरह को कराने के लिए, आप सोचिए, ठीक है ना? यजनाज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में आ गए थे, यजनाज मतलब वही सैक्रिफाइस वगैरह करना, ठीक है? अलग-अलग तरह के यजनाज होते थे, यानी अपने पाप को धुलना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? यज्ञ करने होंगे, यजनाज करने होंगे, रिचुअल्स करने होंगे। वो रिचुअल्स में 17 प्रीस्ट को लेकर आ रहे हैं। अब ये यजनाज कैसे होते थे? सिंपल भी होते थे, ठीक है? उसको लघु यजनाज कहते थे, यानी सिंपल वाले जो होते थे, ठीक है? उसको, उसमें आपका मतलब जो है पर ये हाउस होल्डर जो होते थे, ये लोग परफ़ॉर्म कर देते थे, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, अग्निहोत्री वगैरह ये सब, मतलब ये वाले जो है छोटे वाले होते थे, लघु यजनाज। महायजनाज होते थे, ग्रैंड सैक्रिफाइसेस, ठीक है? इसमें राजसूय यज्ञ आपने सुना होगा, ये आपने सुना है राजसूय यज्ञ, ये राम जी ने भी किया था, या राजसूय यज्ञ अपना घोड़ा छोड़ दिया था। वो क्या करते थे, राजसूय यज्ञ बहुत फ़ेमस यज्ञ होता था। उसमें क्या होता था कि रासु यज्ञ करते थे अपनी मतलब उसको फैलाने के लिए करते थे। अश्वमेध यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ किया था, सॉरी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, किन्होंने क्या नाम है, राम जी ने, ठीक है ना? रासु यज्ञ होता था जिसमें आप अधीनता स्वीकार करते जाओ, रॉयल ये होता था इसमें। फुल इसमें क्या होता था कि सीरीज़ ऑफ सैक्रिफाइसेज़ होती थी, लास्ट 1 ईयर से लेकर पूरा मतलब चलता रहता था, वो अब राजअभिषेक होता था उसी में, बहुत सारा कुछ होता था, ठीक है? तो उसको रासु यज्ञ कहते थे, यानी राजा को महाराजा बनाने के लिए पूरा इसमें यज्ञनाज वगैरह होते थे। उसके अलावा जो है एक जो इम्पोर्टेंट आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ, ये राम जी ने भी कराया था। इसमें क्या होता था, ये 3 दिन तक चलता था और एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। घोड़े को छोड़ देते थे, वो जाता था जिस-जिस राज्य में अश्वमेध, उसके पीछे-पीछे आर्मी चलती रहती थी। जिस राज्य में जो है और इसमें जो है क्या होता था कि जिस राज्य में गया और किसी ने घोड़े को रोका नहीं, तो समझ लो वो राजा ने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है, उसने मान लिया है कि आप हमारे राजा हो, हम आपके अंडर में हैं, ठीक है? लेकिन जिसने उसका वो पकड़ लिया लगाम, तो फिर उसको वॉर करना पड़ेगा। अगर वो वॉर करेगा, लड़ेगा, अगर जीत जाएगा तो ठीक है, नहीं जीतेगा तो फिर मतलब हरा के उसको, यानी उसने अपना चैलेंज कर दिया है, तो वो हरा के फिर उसको आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ में फिर हॉर्स को सैक्रिफाइस कर दिया जाता था। तो इस तरह के एनिमल सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा आम थे और क्या नाम है, उसके अलावा दुनिया भर के यज्ञ होते थे, यजनाज होते थे। इसमें इसको महायजनाज कहते थे, ग्रैंड सैक्रिफाइस। तो 2 तरह से होते थे, लघु यजनाज और जो है आपका ग्रैंड यजनाज। तो 2 तरह से यजनाज होते थे। अब इतना ध्यान रखो बस कि बहुत ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे इतना ज़्यादा, क्योंकि आएगा भी नहीं इतना। और इसमें मतलब दारू-वारू पीने वाला भी सोमरस, यजनाज वगैरह बहुत तरह के यजनाज हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है? तो ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा यजनाज को ब्राह्मणों ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, क्योंकि ये सेरेमनी टाइप से होती थी और इसमें खूब इनका फ़ायदा होता था, खूब पैसा मिलता था इन लोगों को, ठीक है ना? उसके अलावा इकोनॉमी कैसी थी, तो इस समय मतलब एग्रीकल्चर शुरू हो गया था और कैटल पहले तो था ही, कैटल सबसे ज़्यादा पहले कैटल्स की बात वैदिक पीरियड में होती थी, कैटल रेयरिंग वगैरह की, लेकिन अब जो है थोड़ा प्लफिंग वगैरह भी शुरू हो गई थी, ठीक है? अ, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो है मतलब प्लफिंग उस टाइम 24-24 ऑक्शन को लेकर प्लफिंग होती थी, यानी बहुत ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर प्रिवेल होने लगा था। राइस, बार्ले, बीन्स, ये सीसम, व्हीट, ये सब का कल्टीवेशन शुरू हो गया था। और उसके अलावा जो है मतलब इस तरह के नए-नए ऑक्यूपेशन भी डेवलप हो गए थे, जैसे फिशरमैन, वाशरमैन, डायर, डोर कीपर, फुटमैन, ये सारे जो है नए प्रोफ़ेशन भी आ गए थे इसमें, ठीक है? और उसके अलावा जो है कारपेंटर ये सारी चीज़ें उस समय डेवलप हो चुकी थी, ये वाला जो पीरियड है। और उसके अलावा आपका ये जो पीरियड आपका रहा है, ये 1100 से लेकर और 600 बीसी तक रहा है। आपने देखा, इसमें मेन जो कंक्लूज़न है वो ये है कि ये सारी चीज़ें थी, इसमें से कुछ-कुछ पॉइंट्स मैंने बताया आपको याद करना है। नहीं तो बात की बात समझनी है। बात ये है कि भई वैदिक पीरियड को डिस्टॉर्शन कर के लेटर पीरियड पे वैदिक पीरियड में ला गया। इसमें बहुत थोड़ा-सा लिखा हुआ है, पूरी स्टोरी नहीं लिखी है। लेकिन आप जान लो कि जो यजनाज हुआ करते थे, ये जो आश्रम इन्होंने बना दिए थे, इसके रिएक्शंस बहुत खतरनाक होंगे। ये
जो इन्होंने वैदिक लिटरेचर में डिस्टॉर्शन किया। देखिए कुछ चीज़ें आपको बहुत ही प्रॉब्लमैटिक दिखी होंगी। एक चीज़ तो ये है कि पॉलीगैमी बहुत ज़्यादा है। वुमेन को शूद्रास की कैटेगरी में या उससे नीचे रखा जा रहा है, या मतलब कई जगहों पे लिखा गया है शूद्र की कैटेगरी में रखा गया है। तो और वुमेन को मिज़री का सोर्स बताया जा रहा है, यानी वुमेन को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। शूद्रस का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन। और आम जनता का भी बहुत एक्सप्लॉइटेशन। आम जनता के लिए क्या है, यज्ञनाज करवाओ, यानी सिर्फ़ इसमें मौज कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहा है। बाकी सब लोग उनको उनके लिए खड़े हुए हैं हाथ जोड़कर। राजा तक खड़ा हुआ है हाथ जोड़कर। इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया था कि राजा भी उस पुरोहित के कहने के बगैर या बिना उसके राजा को भी रासु यज्ञ करवा रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं, दुनिया भर के यज्ञ करवा रहे हैं, यानी राजा को भी त्राहिमाम। राजा भी कह रहा है यज्ञ क्या करे? राजा को भी लूट रहे हैं। मतलब पूरी प्रॉपर लुटाई हो रही है और अपने आप को हमेशा दरिद्र और फ़कीर दिखा रहे हैं, जबकि दुनिया भर का पैसा इनके पास होता था। ठीक है? तो ये जो है इस तरह की चीज़ें मतलब होती थी। तो ब्राह्मणों का ही मौज था उस काल में और इन्होंने इतना ज़्यादा रिजिड सिस्टम बना दिया था कि शूद्रास वगैरह सर नहीं उठा सकते थे। तो इसका रिएक्शन जो है वो ये दिखेगा कि 2 ही लोग सर उठा सकते थे, या तो मतलब इनके कुल की औरत, या तो फिर इनके इक्विवेलेंट कोई आस-पास हो जो लड़ने वाला हो, मारने वाला हो। तो यहाँ पे समझ में आया, औरत तो आज भी सर नहीं उठा पाती है, तो उस समय क्या उठाती? तो औरत तो हटा ही दो। अब शूद्रास हाथ सर उठा नहीं सकते, वैश्य अपने बिज़नेस में मगन है। मतलब बचता कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय क्योंकि पावरफुल हैं, इनको मारना आसान नहीं है, लड़ाई-वड़ाई करने वाले ये लोग हैं। तो ये लोग ही ब्राह्मणों से टक्कर ले सकते थे, नहीं तो ब्राह्मणों से कोई टक्कर नहीं, और ब्राह्मण ब्राह्मण में उठेगा क्यों? तो कोई भी रिफ़ॉर्म करने के लिए ब्राह्मण नहीं उठा है, आप पूरे उसमें देख लीजिए। कोई रिफ़ॉर्म करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं उठा है, रिफ़ॉर्म करने के लिए क्षत्रिय उठे। और क्षत्रियों में कौन है? आपका बुद्ध भी क्षत्रिय थे, ठीक है? सका क्षत्रिय, और उसके अलावा जो है आपका जैन भी, मतलब महावीर भी क्षत्रिय थे। तो ये दोनों क्षत्रिय ही वंश से, इन्होंने रिएक्शनरी धर्म के तौर पर बौद्धिज़्म और जैनिज़्म उभर के आएगा, ठीक है? तो ये इसका मतलब रिएक्शन था जो लेटर वैदिक पीरियड में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया था। फिर बाद में इन्होंने, ये सुधरे नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि बौद्धिज़्म ने रिएक्शन कर दिया तो इन्होंने छोड़ दिया। इन आप देखोगे कि बुद्ध से तो बहुत ज़्यादा इन लोगों की दुश्मनी रही है शुरू से, और बाद में बुद्ध के जाने के बाद, मरने के बाद इन्होंने कोशिश की, व आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है कि क्या हुआ था? तो आप जानेंगे कि पहले तो इन लोगों ने कोशिश की कि बुद्ध को विष्णु का अवतार बता दो, यानी फिर हिंदुइज़्म में मर्ज करवा दो इनको, ठीक है ना? तो हिंदुइज़्म में मर्ज करवा दो, ऐसा मतलब कर लो। लेकिन जब वो ठीक से नहीं हो पाया, मतलब हुआ कुछ हद तक डिस्टॉर्शन उन्होंने किया, मूर्ति पूजा-वूजा सब शुरू करवा दी। शुरू में बौद्धिज़्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन वो सिम्बॉलिक चीज़ें रखते थे। लेकिन बाद में मूर्ति पूजा वगैरह करवा ही दी लिया किसी तरह से करके। लेकिन एंड ऑफ द डे लास्ट में इन्होंने क्या किया, जब इनसे नहीं हुआ कि बहुत सारे जो लोगों ने नहीं माना, जिन लोगों ने कहा नहीं ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा हम रखेंगे, उनको इतनी बुरी तरह काटा है, मारा है, मतलब गाजर मूली की तरह लोगों को काटा है, बहुत बुरी तरह मारा है। आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आप हैरान हो जाएँगे कि बुद्ध कैसे, मतलब बुद्धिस्ट जो है वो कैसे हिंदुओं के साथ रह रहे हैं, इतनी बुरी तरह मारा है। उसके बाद में या यहाँ पे रह रहे हैं, और आप देखें उसके बाद में इन्होंने डिक्लाइन करवा दिया पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। इंडिया वाला जो पार्ट है, जहाँ से समझ लो कि आप सबसे ज़्यादा बोध गया वगैरह में, या हमारे यहाँ श्रावस्ती में, या इसमें, इन सब में, सारनाथ में, सारा काम जो कर्म धूम भूमि जो रही है बुद्ध की, वो सारा यही रहा है, इंडिया रहा है। लेकिन इंडिया में आप बौद्धिज़्म देखिए उतना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा कहाँ पे है? अब वो थाईलैंड में, वो अशोका की उसे चाइना के अंदर, जापान तक थोड़ा बहुत फैला हुआ है, यानी कंबोडिया है, या मतलब इन सब जगहों पे ज़्यादा फैला है। अब देखिए श्रीलंका में है, तो ये जो है बाहर-बाहर देशों में फैल गया, इंडिया के अंदर डिक्लाइन कर गया क्योंकि ब्राह्मणों ने इसको पनपने नहीं दिया बाद में। ठीक है? इसको बहुत बुरी तरह से डि डि वो किया। तो बहुत ज़्यादा विरोध किया इसका, ठीक है ना? कि क्योंकि इनके रिचुअल्स खत्म हो रहे थे ना इसमें, तो वो आप देखेंगे भी बौद्धिज़्म में क्या होगा। तो बौद्धिज़्म से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन बुद्धिज़्म जो है वो कम रह गया। जैनिज़्म में उतना ज़्यादा वो था, इतना ज़्यादा मतलब हार्ड था जैनिज़्म में, आप देखेंगे कि उसमें उतने ज़्यादा फॉलोवर्स हो भी नहीं पाएँगे, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक। तो इसलिए जो फॉलोवर्स जो है जैन वाले कम ही रह गए, तो उसमें ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं थी। ज़्यादा दिक्कत उनको जो थी ब्राह्मणों को, वो थी बौद्धिज़्म से, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था, और वो इन लोगों की जो रिचुअल्स थे, इनके यजनास थे, इसको चैलेंज कर रहा था, तो उन्होंने उनसे दुश्मनी की। अब आता है आपको याद करने के लिए, होमवर्क है आपका, आपको याद रखना है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है इसमें से कुछ ना कुछ, और आपको जानना भी चाहिए। 16 महाजनपद, ये आप लोगों ने 6th क्लास की किताब से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, 6th क्लास में हिस्ट्री में महाजनपदास, और वो हुआ था 6th क्लास की हिस्ट्री की किताब में है ये महाजनपदास। उसके बाद से आज तक आप पढ़ ही रहे हो। तो इसको याद पता नहीं किया नहीं किया, लेकिन याद कर लेना। 16 महाजनपद हुआ हुआ करते थे,
उनका आपको ये याद रखना है कि इनका नाम क्या था, मैं नाम बता दे रहा हूँ, कौन से एरिया में थे और उनकी कैपिटल क्या थी। तो सबसे पहला था अंगा। अंगा जो है ये हुआ करता था मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को, बिहार में आप देखोगे मुंगेर वाला जो एरिया है और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार वाला, वहाँ पे आपको मुंगेर दिखेगा। वो आपका ये दिखेगा अंगा, मुंगेर और भागलपुर में। इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो चंपा हुआ करती थी, ठीक है? इसको याद रखिएगा, या चंपानगिरी, ठीक है, गरी। उसके अलावा मगध, मगध वाला एरिया जो है बहुत ही फेमस एरिया है। मगध में सारे जो बड़े राजा हुए हैं, वो सब जो है मगध में रहे हैं, जिनका आप नाम आगे सुनोगे। वो सब जो है बिंबिसार वगैरह सारे, अ, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये जितने भी आपको दिखाई देंगे, उज्जैन वगैरह, यहाँ तक कि आपका मौर्य, अशोक मौर्य वगैरह, सब मगध से ही स्टार्ट किया इन्होंने सारा, तो मगध के ही राजा रहे हैं, धनानंद वगैरह। तो मगध बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, गया, नालंदा, बिहार की जो मतलब उस समय का कल्चरल सेंटर जो बड़े हुआ करते थे, बड़ी सिटीज़ होती थी, वो मगध किंगडम के अंदर होती थी, बहुत बड़ा राज्य होता था। गिरिवराज इसकी कैपिटल हुआ करती थी, राजगीर बाद में इसकी कैपिटल बनी। पहले गिरिवराज, फिर राजगीर, फिर पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल बनी, उसके बाद वैशाली इसकी कैपिटल बनी, पाटलिपुत्र फिर काल अशोका के टाइम पे। तो अलग-अलग राजाओं ने इसको अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग कैपिटल बनाई है, लेकिन मगध सबका सेंटर रहा है। तो मगध बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन से एरिया में है ध्यान रखिएगा, पटना, गया, नालंदा, बिहार के अंदर। तो ये दोनों बिहार के अंदर ही हैं। उसके अलावा वाजी, वाजी भी आपने सुना होगा। वाजी जो है ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, ये वैशाली बिहार के अंदर, ये मुजफ्फरपुर वाला वाजी वाला एरिया है। इसमें जो है विदेहा, मैथिली और वैशाली, ये वाले जो एरियाज हैं इसकी कैपिटल रही हैं, ठीक है? उसके अलावा मल्ला, मल्ला जो है ये देवरिया बस्ती, ये हमारा वाला एरिया जो है, लेकिन मल्ला हमारा एरिया नहीं था, हमारा था कोसला एरिया, मतलब मेरा जो है। बाकी मल्ला वाला जो एरिया है वो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, आपका कुशीनारा, पावापुरी बड़ी फेमस है। सिद्धार्थनगर ऑफ यूपी वाला, सिद्धार्थनगर वाला जो पार्ट है, यानी हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट, वो मल्ला कहा जाता था उसको। ये कुशीनगर और पावा जो है इसकी कैपिटल हुआ करती थी, कुशीनारा और पावा। उसके अलावा काशी, काशी जो है आपका वाराणसी, आज भी लोग जानते हैं काशी की वाराणसी, उसकी डिस्ट्रिक्ट भी वाराणसी थी, यूपी में है। कोसला जो है, कोसला ये डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद, गोंडा, बहराइच वाला यूपी वाला एरिया, ये हमारा एरिया था। कोसला जो है ये आपका नॉर्दर्न कोसाल, इसकी जो है श्रावस्ती कैपिटल हुआ करती थी। सहट महट वाला एरिया है वहाँ पे, अब तो काफ़ी डिस्ट्रॉयड है वो वाला एरिया। साउथ कोसला, साकेत, अयोध्या, अयोध्या भी इसकी कैपिटल रही है। साउथ साउथ कोसला कहते थे उसको। तो आपका कोसाल जो है, कोसला जो है, ये मेन कैपिटल हुआ करती, ये जो सिटी होती थी, ये फैजाबाद, गोंडा, बहराइच वाला जो एरिया है, वो आपका हमारा एरिया श्रावस्ती, हमारा मतलब हमारे साइड में पड़ता है। तो ये सारा जो है बलरामपुर वगैरह सब इसके कोसला के किंगडम के अंदर में आते थे। उसके बाद में आपका वादसा, वादसा जो डिस्ट्रिक्ट है, ये वादसा डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद और ये क्या नाम का मिर्जापुर वाला जो एरिया है, कौशाम्बी इसकी कैपिटल हुआ करती थी, यूपी वाला वो है। उसके अलावा बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड वाला एरिया चेदी कहा जाता था इसको। शक्तिमती या सोथीवती इसकी कैपिटल हुआ करती थी। कुरु, कुरु वाला एरिया बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए। कुरुक्षेत्र आपने सुना होगा, हरियाणा और दिल्ली वाला जो एरिया है, ये कुरु कहा कहलाता था। और यहाँ पे कुरुक्षेत्र में वहाँ पे एक मैदान है, वहाँ पे लड़ाई भी हुई थी। इंद्रप्रस्थ इसकी कैपिटल होती थी, जिसको दिल्ली कहते हैं आज मॉडर्न डे में। इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कहा जाता है। कहीं पे आपने इंद्रप्रस्थ का नाम सुना होगा कि दिल्ली का पुराना नाम जो है इंद्रप्रस्थ भी है। अच्छा, कई जगहों पे लिखते हैं इंडिया का पुराना नाम आर्यवर्त है, वो नॉर्दर्न इंडिया का मेन पार्ट नाम था, ठीक है? उसके अलावा पांचाल, पांचाला जो है ये आपका रोहेलखंड यूपी, वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है। नॉर्थ पांचाल, ठीक है? उसके अलावा साउथ पांचाल, इसका यहाँ ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। नॉर्थ पांचाल जो है इसका आपका अहिछत्रा, अहिछत्रा इसकी कैपिटल हुआ करती थी। और साउथ पांचाल जो होता था उसका कंपेलिया इसकी कैपिटल होती थी। उसके अलावा आपका सुरासेना, सुरासेना ब्रजमंडल वाला एरिया जो है मथुरा वाला, वहाँ पे सुरासेना होता था और मथुरा उसकी कैपिटल हुआ करती थी। मत्स्य, मत्स्य जो है ये अलवर, भरतपुर, जयपुर, ये जो राजस्थान वाला एरिया है मत्स्या, इसको मत्स्या बोलते थे। और इसका जो है विराटनगर इसकी कैपिटल हुआ करती थी। अवंती, अवंती जो है, ये सारे सब आप याद रखेंगे क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आया हुआ है और इससे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी जल्दी ही आपको बुद्ध कहाँ-कहाँ गए थे, नहीं गए थे, उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह की क्वेश्चन कौन सा एरिया में पड़ता था, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 16 जनपद बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा आपका अवंती, ये 16 महाजनपद डेवलप हुए थे इंडिया के अंदर लेटर वैदिक पीरियड के बाद। तो अवंती में, अवंती जो है ये मालवा वाला एरिया है, अवंती कहलाता है। इसमें नॉर्दर्न अवंती जो है, इसमें उज्जैनी साउथ, और अवंती जो है इसका माहिष्मती कैपिटल होती थी। माहिष्मती कैपिटल अवंती की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है ना? ओके, नॉर्दर्न अवंती की उज्जैनी साउथ, उज्जैनी, और साउथ में साउथ अवंती जो है, साउथ वाला नॉर्दर्न अवंती का जो है उज्जैनी हो गया।
और साउथ अवंती जो है उसका माहिष्मती कैपिटल हो गई। ये अवंती वाला एरिया, ये उसको भी 2 पार्ट में डाला, ये मालवा प्लेटू के वाला पार्ट है। उसके अलावा आपका अश्माका, अश्माका जो है ये रिवर है बिटवीन नर्मदा, यानी नर्मदा रिवर जो है आपका और गोदावरी वाला पार्ट, ठीक है? नर्मदा के नीचे आप देखते हो गोदावरी है, तो उसके बीच का जो वाला जो पार्ट है इसको अश्माका कहते हैं, ठीक है? इसमें पोटाना पोटाना और पताली ये इसकी कैपिटल हुआ करती थी। उसके अलावा गांधारा, गांधारा आप जान लीजिए कि अफ़गानिस्तान में है गांधार, ठीक है? और गांधार फेमस है आज भी। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान जो है इसको गांधार कहते हैं। गांधार जो है ये गांधार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्योंकि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट भी हम लोग देखेंगे अभी, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वगैरह और ये सब, तो इसलिए गांधार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। गांधार में तक्षशिला, तक्षशिला आपने यूनिवर्सिटी भी सुनी होगी, तक्षशिला वहाँ की कैपिटल होती थी। ये रावलपिंडी पाकिस्तान के पास है। अच्छा आपने सुना होगा रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था शोएब अख्तर को कभी, अगर आपने शोएब अख्तर बॉलर थे तो उनको कहा जाता था क्या नाम है, रावलपिंडी एक्सप्रेस, ठीक है? उसके बाद में आपका उसके अलावा पुष्कलावती, पुष्कलावती भी इस एरिया में, मतलब पुष्कलावती भी इसकी कैपिटल रही है। और ये तक्षशिला मेनली याद रखिएगा, वो रावलपिंडी के पास है तक्षशिला। और रावलपिंडी एक्सप्रेस मैंने बताया शोएब अख्तर को भी कहते थे, ठीक है? उसके बाद में कंबोजा, कंबोजा जो है ये हजारा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, ठीक है? हजारा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का, इसका जो है राजापुर इसकी कैपिटल होती थी हता का। ये कंबोज और क्या नाम है आपका गांधार, ये दोनों एरियाज जो है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरियाज हैं, यानी अफगानिस्तान वाला गांधार है और कंबोज तो इंटायरली पाकिस्तान के अंदर है। उसके अलावा जो है इसमें मगधा, अवंती, कुरु और बत्सा, कोसला, काशी, ठीक है, मल्ला, वाजी, ये सब इम्पोर्टेंट, लगभग सारा अंगा, ये सारे लगभग इम्पोर्टेंट है। 16 के 16 अगर आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका लेटर वैदिक पीरियड में के बाद जो है जो डेवलप हुआ महाजनपदास वाला पीरियड, ये महाजनपदास पीरियड कहा जाता है। ये 1600 बीसी से लेकर और 325 बीसी तक का पीरियड है। महाजनपद इस टाइम डेवलप हुए थे और ये बहुत ज़्यादा मतलब एग्जाम में पूछे गए हुआ क्वेश्चन में से एक है, ठीक है? इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी जब हम इस आगे पढ़ेंगे तो इसमें बार बार इन चीज़ों का नाम आएगा कि कहाँ पे क्या था, ठीक है? और बौद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर जो है इसके बारे में 16 जनपदों के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र है। जैन लिटरेचर में भी है, ठीक है? उसके अंदर भी इसके अंदर जिक्र हुआ है कई जगहों पे, ठीक है? और 16 जनपदों के बारे में जिक्र हुआ है। 2 टाइप ऑफ स्टेट हुआ करते थे, मोनार्किक और नॉन मोनार्किक। मोनार्किक और रिपब्लिकन, यानी मोनार्किक मतलब जो राजा होता था, दूसरा रिपब्लिकन भी टाइप की यहाँ पे होती थी। तो मोनार्किल जो होता था अंगा, मगधा, काशी, कोसला, वात्सा, चेदी, सुरसेना, मत्स्या, अवंती और गांधारा, ये तो आपके जो है मोनार्किक थे। रिपब्लिक में वज्जी, मल्ला, कुरु, पांचाल, आपका कंबोज, साक्या और आपका कालियास, उसके अलावा मौर्यास, ये सब जो है आपके रिपब्लिकन है, ठीक है? तो ये है। अब इसके इसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट रहेगा, जो हम आगे बात करेंगे, वो उठेगा मगध के नाम से। मगध जो है उसी के राजा ये सब बनेंगे, जो आपके मतलब मगध उठेगा तभी उसके राजा हारनका डायनेस्टी वगैरह में बिंबिसार वगैरह ये सब आएंगे। ये आएंगे मगध डायनेस्टी से, मगध से ही उठेंगे ये लोग। तो आपका जो महाजनपद 16 आपको याद रखने हैं। उसके अलावा लेटर वैदिक पीरियड के जो डिस्टॉर्शंस हैं उनको याद रखने थोड़े बहुत। मेन बातें मैंने बता दी हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर हम लोग इंशाल्लाह कल से महाजनपदास और उसमें जो वो है महाजनपदास के अंदर जो मगध है, मगध की किंगडम जो भी हुई हैं इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में बात की जाती है इंडियन एंशिएंट इंडिया के अंदर, आर्यन डायनेस्टी है, शिशुनागा डायनेस्टी है, आपका मौर्यन डायनेस्टी है, गुप्ता है, ये सारी जो है धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। फिर उसी हिसाब से फिर जैसे जैसे पीरियड बढ़ेगा आर्किटेक्चर वगैरह की जो आगे बात होगी वो सारी होगी। तो थोड़ा पीरियड जब आप समझ लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। बुद्धिज्म जैनिज्म को पढ़ लेंगे तो उनको भी समझने में आसानी होगी। तो पहले रिलीजन ही हम देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है डायनेस्टीज वाला ये बाद में देखेंगे। अभी लेटर वैदिक पीरियड है क्योंकि रिलीजन चल रहा है, तो पहले हम रिलीजन को ही पढ़ लेंगे, वो खत्म कर लेंगे। तो अभी उसको बता दूं कि क्या क्या है, फिर आपको आर्किटेक्चर समझने में मदद मिलेगी। तो अभी कल हम लोग बौद्धिज्म यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बौद्धिज्म के बारे में बात करेंगे, फिर जैनिज्म के बारे में बात करेंगे। उसमें जो जो मेन चीज़ें हैं, वैसे तो नॉर्मली आपको बौद्धिज्म जैनिज्म पता होगा, लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि उसमें क्वेश्चन काफ़ी अंदर से पूछता है। तो इसको आप लोग प्लीज़ जितना अभी तक मैंने बताया, इसको कल संडे है, आप लोग जो है आराम से बैठ के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ल्यूसेंट से बहुत ही प्रिसाइज वे में दे रखा है, लगभग सारी चीज़ें मैंने समझा भी दी हैं।
तो 1-2 रिवीजन कर लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है भाई, नाम थोड़ा टफ है, ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अगर 2-4 बार पढ़ोगे तो कम से कम आइडेंटिफ़ाई करने लायक हो जाओगे अभी। ठीक है? चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। आवाज़ आई है ना, समझ में आई बात?